हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल KVA जीके स्टडी में। फ्रेंड्स, आज करने वाले हैं लूसेन के 50 जीके क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है। आज साथियों इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को लिया गया है जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथियों बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इन 50 क्वेश्चंस को अगर आप लोग देख लेते हो तो मेरे ख्याल से साथियों 3 से 4 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे इस क्लास से। तो इस क्लास का साथियों एक एक क्वेश्चंस आपके माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने साथियों अरे होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें कितने धर्म चक्र होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कितनी तीलियां होती हैं। तो 24 तीलियां होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। तो उसका नाम साथियों क्या था जो भारत के दौरे पर आया था और वो पहला अमेरिकी के राष्ट्रपति थे। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, आइजनहावर इनका नाम है। और ये साथियों अमेरिकी के राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले भारत के दौरे पर आए थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। तो कौन सी साथियों स्वर्ण खदान नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो होसपेट जो है वो स्वर्ण खदान नहीं है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए पपेटी की अगर बात करें तो कहाँ का, यानी कि किसका त्योहार है पपेटी, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो पारसियों का, जैन का, सिख का या बौद्ध का। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पा से हो जाएगा पपेटी और पा से हो जाएगा पारसी। तो पारसी लोग साथियों ये त्योहार मनाते हैं पपेटी। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था, बताइए। सुकुमार सेन थे, SP सेन वर्मा थे, KV के सुंदरम थे या आपके T स्वामीनाथन थे। क्या होगा राइट आंसर, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए तो अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की तो KV के सुंदरम का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि यही साथियों भारत के दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। अगर बात करें साथियों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। तराइन के कितने युद्ध हुए थे, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जो हराया था वो दूसरे युद्ध में हराया था, यानी कि तराइन के दूसरे युद्ध में, यानी कि 1192 में, ठीक है। 1192 में प्रथम युद्ध जो हुआ था वो तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। 1907 में, 1908 में, 1909 में या 1910 में। तो साथियों कब हुआ था, आप सभी लोग यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा देखिएगा आपकी परीक्षा में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में 1907 में हुआ था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीति संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था। तो कौन से वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने चीन का दौरा किया था कूटनीति संबंध को सुदृढ़ करने के लिए 1972 में। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, रिचर्ड निक्सन इनका नाम था और यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो बुद्ध का समकालीन उद्दीन था, बिम्बिसार था, अजातशत्रु था या महापद्मनंद था। यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बिम्बिसार अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो किस पल्लव शासक के शासनकाल में साथियों पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था, आपको ध्यान रखना है महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम के समय के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे, तो फटाफट क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे अगर आपने शेयर नहीं किया, और अगर आपने अगर शेयर कर दी है तो क्लास को एक बार लाइक भी कर देंगे। चलिए, और अगर दोनों काम ये आपने कर दिए हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रोम में या जेनेवा में।
तो साथियों कहाँ पर स्थित है? जेनेवा आपको ध्यान रखना है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। तो सभी का आंसर यहाँ पर डी के साथ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा? तो ब्लूमशी ने कहा, ब्रेई ने कहा, बोर्डिन ने कहा या बकिल ने कहा? तो साथियों किसने कहा? आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बकिल ने कहा था। तो राजनीति शास्त्र को यथार्थ शास्त्र किसने कहा था? साथियों बकिल का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही कहा था। राज्य के अधीन क्या है? केवल बाह्य संप्रभुता है, केवल आंतरिक संप्रभुता है, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुताएं हैं, या ना तो बाह्य और ना ही आंतरिक संप्रभुता है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो राज्य के अधीन साथियों क्या है? सिर्फ आंतरिक संप्रभुता है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार ये एक राजनीतिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, या मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जो आप लोग मत देते हो, अपना वोट देते हो, ये कैसा अधिकार है? ये एक राजनीतिक अधिकार है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? लॉर्ड ब्रिस ने, एच.एम. फाइनर ने, जी.डी.एच. कोले ने या डिसे ने? चलिए यहाँ पर अगर बात करें इस प्रश्न का, आपका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा तो निम्नलिखित में से किसने? एच.एम. फाइनर ने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि निम्नलिखित में से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? तो सबसे पहली बात यहाँ पर आ जाती है साथियों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर थे, श्रीमती कानन देवी थी, उसके अलावा श्रीमती देविका रानी भी थी, लेकिन जैमिनी गणेशन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला। तो साथियों यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो दो ऐसे कौन से साथियों हैं यहाँ पर, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? एक तो बुध के चारों ओर नहीं है और एक शुक्र के चारों ओर नहीं है। तो इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आसान सा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम राजभाषा कौन सी है? तो इसका आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए 19वें नंबर का प्रश्न। चलिए पूछा जा रहा है कि विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, अर्जेंटीना है या आपका न्यूजीलैंड है? यहाँ पर अगर बात करें विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सभी क्वेश्चन साथियों जो 50 क्वेश्चन पूरे सामान्य ज्ञान के आपको करवाए जा रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, रियल परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। जो 2023 के वर्ष में परीक्षाएं होगी उसमें कई सारे क्वेश्चन साथियों होंगे जो कि इस क्लास से ही आप लोग देखोगे। तो मैं आपसे साथियों यहाँ पर कह देता हूँ कि 50 क्वेश्चंस में से सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिए, आप सभी लोगों को बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। ग्रेट निकोबार में, मध्य अंडमान में, लिटिल अंडमान में या उत्तरी अंडमान में? तो कहाँ पर स्थित है साथियों? उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक, आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 4 वर्ष की चली। तो वैसे पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है पंच मतलब 5 वर्षीय, यानी कि 5 सालों की योजना। लेकिन ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी साथियों जो 4 वर्ष चली थी? तीसरी, चौथी, 5वीं या 7वीं? तो यहाँ पर अगर आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष की साथियों चली थी। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान अधिनियम या 72वां या 73वां या 74वां? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा साथियों आपको ध्यान रखना है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, या इनको तोता हिंद भी कह सकते हैं? भारत का तोता कह लो, या अगर हम लोग बात करें ऐसे भी आता है, तोता पहले आ जाएगा और फिर आपका इस प्रकार से ए आ जाएगा और भारत को हिंद कह सकते हैं। तो तोता हिंद आ जाए तो भी अमीर खुसरो लगाना, अगर भारत का तोता आ जाए तब भी अमीर खुसरो लगाना,
अगर साथियों कव्वाली का जनक आपसे पूछा जाए तो कव्वाली के जनक भी कौन है? अमीर खुसरो ही है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछना चाहता है कि भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था, बताइए। तो जब साथियों भारत के यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो कौन से वायसराय थे? विलियम बेंटिक थे, वेलेस्ली थे, या आपका वेवेल थे, या माउंटबेटन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर की जब हम बात करें तो माउंटबेटन, आपको ध्यान रखना माउंटबेटन के समय में भारत आजाद हुआ था। इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1905 में हुई थी, 1911 में हुई थी, 1917 में हुई थी, या 1929 में हुई थी? तो रूसी क्रांति साथियों कब हुई थी? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा जा रहा है। दयानंद सरस्वती ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने, या विवेकानंद ने? बताइए। तो यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कब नहीं बल्कि किसके द्वारा हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हुई थी। आंसर अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर साथियों कहा जाता है कि अंग्रेजों को भारत से बाहर गांधी जी के द्वारा निकाला गया, लेकिन यूनानियों को भारत से बाहर किसके द्वारा निकाला गया? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, या अशोक के द्वारा, या बिंदुसार के द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यूनानियों को भारत से किसके द्वारा निकाला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निकाला गया। आपको ध्यान रखना है आपके प्रश्न का उत्तर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सुल्तान यानी कि सुल्ताना रजिया या रजिया बेगम, तो सुल्ताना रजिया बेगम, देखिए यहाँ पर अगर सुल्तान की बात करेंगे हम लोग तो किसी पुरुष की बात चल रही है, लेकिन सुल्ताना कर देंगे तो किसी महिला की बात चलेगी। जैसे कि अगर छात्र जो होता है वो छात्र कौन होता है? लड़का होता है, लेकिन छात्रा जो होती है वो कौन हो जाती है? लड़की हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? बलबन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, या रुकनुद्दीन की? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्ताना था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? आभासी लगान, किराया, मजदूरी, अंतरण भुगतान? तो साथियों आभासी लगान कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को आभासी लगान कहते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में, देहरादून में, अहमदाबाद में, या चेन्नई में? तो साथियों यहाँ पर तो मुझे कोई भी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। अगर बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थित है, तो ये तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, तो बेंगलुरु आपको ध्यान रखना, इसमें से कोई सा भी आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है। साथियों बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो सकता है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है साथियों। यहाँ पर ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी है। तो अगर पृथ्वी के जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप हो, यहाँ पर है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर ही हम लोग रहते हैं चारों तरफ। तो अगर बात करें पृथ्वी के चारों तरफ, ये क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ साथियों गैसों का आवरण है, गैसों का आवरण। अब आपसे प्रश्न एक ये बनता है कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण पाया जाता है, अलग अलग जो गैसें पाई जाती है, किसकी वजह से पाई जाती है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पाई जाती है। साथियों आपको ध्यान रखना है। अब जैसे पृथ्वी से आप ऊपर चलते चले जाओगे, ऊपर चलते चले जाओगे, तो वहां पर गैसों का आवरण धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी जगह ऊपर जाकर आएगी कि वहां पर साथियों क्या होगा? वहां पर गुरुत्वाकर्षण होगा ही नहीं। ठीक है, तो वहां पर गैसों का आवरण जो है, गैसें भी बिल्कुल कम हो जाएंगी, और एक ऐसी स्थिति आएगी वहां पर गैसें होंगी ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे साथियों पूछा जाता है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो अगर बात करें साथियों, सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है 78.03% पाई जाती है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न। चलिए, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु, विषाणु, शैवाल, या कवक? तो साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, आप लोग का आंसर यहाँ पर किसके साथ जाएगा? शैवाल। आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित रखता है? तो ये क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क के लिए रहा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है।
34वें नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए, यानी कि मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो साथियों अस्थि भवन परीक्षण क्या है, अस्थि भवन परीक्षण क्या है, ये सबसे पहले आपको बताना है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के, अगर हमें उसकी अंतरिम आयु का पता लगाना होता है तो अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए, अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया साथियों कागज का जलना भी है, भोजन का पचना भी है, कोयले का जलना भी है, लेकिन पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक क्रिया नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए धारावाहक चालक किससे संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करें तो चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आपको ध्यान रखना है कि धारावाहक चालक किससे संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद देखिए कि 1 किलोबिट कितने बिट के बराबर होता है। तो 1 किलोबिट साथियों कितने बिट के बराबर होता है, 1024 बिट के बराबर होता है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम आपको बताना है। तो कनिष्क थे, पुलकेशिन द्वितीय थे, या पुलकेशिन थे, हर्ष थे, या विक्रमादित्य थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। साथियों आपके आंसर के यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से हो जाएगा कुषाण वंश, और कुषाण वंश के ही प्रसिद्ध राजा का नाम हो जाएगा कहाँ से ही हो जाएगा, कनिष्क। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, ये किसके समीप स्थित है, मैसूर के, औरंगाबाद के, निजामाबाद के, या भोपाल के। तो यहाँ पर औरंगाबाद इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं साथियों औरंगाबाद का नाम अब क्या बदलकर हो गया है, तो संभाजी नगर हो गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो महत्वपूर्ण बात जो है साथियों वो ये है कि चाय का उत्पादन कौन कौन सा राज्य करता है। तो असम करता है, केरल करता है, पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं करता है। अब नहीं करता है तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्षिणी पठार है, छोटा नागपुर पठार है, लद्दाख पठार है, या बघेलखंड पठार है। यहाँ पर साथियों भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो लद्दाख का पठार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए 42वें नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। 1 जुलाई 1966 को, 1 जुलाई 1968 को, 1 जुलाई 1967 को, या 1 जुलाई 1965 को। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना साथियों 1 जुलाई 1966 को की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि सीमेंट है, बालू है, पानी है, इनके गाढ़े घोल को क्या कहा जाता है। अगर इन तीनों को साथियों मिला दिया जाए और उन तीनों को मिलाकर एक गाढ़ा घोल बना दिया जाए तो उसको कंक्रीट कहा जाएगा, आरसीसी कहा जाएगा, गारा यानी कि मसाला कहा जाएगा, या भट्टा कहा जाएगा। चलिए भाई, तो दीवार जब खड़ी की जाती है साथियों तो सीमेंट होता है, ठीक है, उसमें पानी डाला जाता है और बालू डाली जाती है। तो साथियों अगर बात करें बालू का मतलब रेता जिसके हम लोग कह सकते हैं, तो इनका जो घोल बनाया जाता है उसको गारा कहा जाता है। कुछ लोग इसको मसाला भी कहते हैं और इसको कुछ लोग गारा भी कहते हैं, ठीक है। तो ईंटों के बीच में लगाकर साथियों इसका इस्तेमाल किया जाता है दीवार को खड़ी करने के लिए। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, या मंत्री परिषद करते हैं। क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो थोड़ा सा अलग है, यानी कि रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। जो आपको डॉट 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 यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा। तो अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, यानी कि अधिकार जो है, अधिकार ये कर्तव्यों को बाधित करता है, या अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, या अधिकार कर्तव्यों में निहित है, या अधिकार कर्तव्यों का विरोध करता है। तो ऐसा तो नहीं है भाई, बाधित भी नहीं करता है, अनुदेशित भी उसका उपयुक्त उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात करें तो अधिकार जो है ये कर्तव्यों में निहित होते हैं, ये हम लोग जरूर कह सकते हैं। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, बताइए। महात्मा गांधी जी ने, श्री अरविंद घोष ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा राममोहन राय ने। तो यहाँ पर आपको साथियों क्या ध्यान रखना है कि सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसलिए आंसर अगर आपका जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो अगर बात करें साथियों, रॉकेट का सिद्धांत जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था। तो भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था, शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो जो बाबर यहाँ पर अगर बात करें, बाबर आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला मुगल बादशाह की बात करते हैं तो बाबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, धर्म आदेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, या एकाश्मक कहते हैं। तो साथियों क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो स्तूप कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो ये थे आपके साथियों सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए, जो बहुत ही कारगर साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास को आपने अटेंड किया है, तो आप एक साथियों अच्छे पढ़ने वाले हैं। कहा जा सकता है कि अच्छे खिलाड़ी आपको कहा जा सकता है, एक शानदार स्टूडेंट आपको कहा जा सकता है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा साथियों इस बार आपके एग्जाम अवश्य फतेह होगा। लेकिन क्लास को आपको देखते रहना है, मेहनत आपको करते रहना है, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी 100% गारंटी के साथ। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय